So first we have to understand what is tax. आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही टैक्स होता क्या है। अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप लोग टैक्स पे करते हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि नहीं, हम लोग टैक्स नहीं पे करते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि इनकम नहीं है हमारी अभी कोई, इसलिए हम लोग टैक्स नहीं पे करते। तो क्या जिनकी इनकम नहीं होती उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता? ऐसा है नहीं कुछ। एक कहावत है, देयर आर टू सर्टन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, डेथ एंड टैक्स। अगर आप पैदा हुए हो तो आप मरोगे जरूर, ठीक है, और अगर आप जीवित हो तो आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग भी टैक्स पे करते हो। कैसे? तो आप लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। अभी अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए मुझे 100 रुपीज का रिचार्ज करना है, तो मुझे जो टॉक टाइम मिलेगा वो 80 रुपीज 90 रुपीज का, इस तरह से टॉक टाइम मिलता था। बाकी क्या, बाकी जो पैसे होते थे वो कहाँ जाते थे? टैक्स में। अभी भी ऐसा है, अगर मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ या मैं अगर मूवी में, अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, या अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, मैंने सपोज एक शर्ट खरीदी, वो 1,000 रुपए की है, 1,000 रुपीज की है उसकी, लेकिन अब जब आप रिसिप्ट देखोगे तो उसमें उसके प्राइस 800 रुपीज आपको दिखेगा, और जो बाकी के पैसे होंगे वो टैक्स के पैसे होंगे। या आप सपोज मैकडोनल्ड जाते हो, वहां पर अभी आप अगर उस वहां पर रिसिप्ट जो देखोगे तो उसमें भी सपोज 1,000 का बिल बना, तो उसमें भी करीब 28% आपका जीएसटी यानी टैक्स में चला जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि हम सभी लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जो भी, चाहे वो अर्निंग हो या फिर जिनके पास इनकम नहीं है, अगर इनकम नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है उस चीज के लिए, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। द मोस्ट important source of revenue of the government is taxes. The act of levying taxes is called taxation. A tax is a compulsory charge or fees imposed by government on individuals or corporations. The persons who are taxed have to pay the taxes irrespective of any corresponding return from the goods or services by the government. The taxes may be imposed on the income and wealth of persons or corporations, and the rate of taxes may vary. तो यहाँ पे जो पहली लाइन है वो है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। मतलब अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करना है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो जनरेट करती है, वहाँ पे टैक्स जो एक सोर्स है रेवेन्यू का, बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। मतलब सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, वो टैक्सेस से ही जनरेट होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उनको बियर करने के लिए उनको टैक्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है, द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्सेस इज कॉल्ड टैक्सेशन। मतलब जो भी एक्ट बनाए गए हैं, जहाँ जैसे कि एक आर्टिकल 265 है जहाँ पर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, लेकिन उनको उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो टैक्स जो है कलेक्ट कर सकती है। तो वो जो एक्ट है, वो जो जो एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्सेशन। द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्सेस इज कॉल्ड टैक्सेशन।
A tax is compulsory charge or fees imposed by government on individual or corporations. मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेशंस हो, आ, ये एक कंपलसरी चार्ज है जो उनको पे करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है. द पर्सन्स हु आर टैक्स्ड have to pay the taxes irrespective of any corresponding return from the goods or services by the government. The taxes may be imposed on the income and wealth of persons or corporations, and the rate of taxes may vary. तो यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो अलग अलग हो सकते हैं. इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वहाँ पर अलग अलग इनकम पे अलग अलग तरह के रेट है. मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जिनकी इनकम कम है उनको कम रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है, मैं वो आगे रेट्स वगैरह आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को किस रेट से टैक्स पे करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर कैसा सिस्टम है कि जितनी आपकी ज्यादा इनकम होगी आपके टैक्स रेट उतने हाई होंगे. ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस. रेजिंग रेवेन्यू, जैसे मैंने भी पहले ही बताया, गवर्नमेंट का को रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है दैट इज टैक्स. ठीक है, तो जैसे मैंने भी पहले बताया कि क्यों रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको बियर करने के लिए उनको टैक्स लेना ही पड़ता है. ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की वो है टैक्स. ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेजिंग रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के लिए हो गया. दूसरा, इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो अभी जो वो पैसे जो आ रहे हैं टैक्स से, वो गवर्नमेंट उसको यूज कहाँ पर करते हैं? ये सारे जो वीकर जो सेक्टर है, जो वीकर एरियाज हैं कंट्री के, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. जैसे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए, ठीक है, सब्सिडी देकर, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है करने के लिए उनको टैक्स की जरूरत पड़ती है. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टैक्सेस का कि इनकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है, उनको इनकरेज किया जा सकता है. ठीक है, तीसरी चीज स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट. तो कई कई बार आप लोग ने शायद सुना हो कि कई कई बार ये बोला जाता है कि अगर आप इस जगह इन्वेस्ट करो, अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो या अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स में डिडक्शंस मिलेंगे. तो इस तरह से आपको स्टिमुलेट किया जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक मार्केट, सॉरी, आप म्यूचुअल फंड में, आप इंश्योरेंस में, यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे. ठीक है, तो एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज. तो इंडिया में जो सिस्टम है टैक्स सिस्टम, यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो अलग अलग है. मतलब कि जिनकी इनकम ज्यादा है उनको ज्यादा टैक्स रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं, और जिनकी इनकम कम है उन्हें कम रेट पर टैक्सेस पे करने होते हैं. ठीक है, तो ज्यादा इनकम है उधर, या फिर आपकी इनकम बहुत कम है, अगर किसी की इनकम बहुत कम है तो उन्हें टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता. तो जिनके पास ज्यादा इनकम है उनसे पैसे लेते हैं, जिनके पास कम इनकम है उनको सब्सिडी दी जाती है. तो इस तरह का ये इंडियन टैक्स सिस्टम है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनकम इन इक्वालिटीज है, मतलब अलग अलग इनकम के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम है, तो उस इनकम इन इक्वालिटीज को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है इस टैक्स जो सिस्टम है उसकी उसकी हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उनको फंड की जरूरत होती है, और फंड किधर से आते हैं? गवर्नमेंट के पास, इकोनॉमी के पास फंड किधर से आते हैं? टैक्सेस के थ्रू. ठीक है, टैक्सेस के थ्रू उनके पास फंड वो जनरेट करता है. ठीक है,
तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको जो है टैक्सेस आपको रेज करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। जैसे मैंने पहले भी बताया, टैक्सेस को रेज करने का एक मोटिव क्या होता है, जो आपके वीकर सेक्शन है, जो आपके जो वीकर एरियाज हैं, बैकवर्ड रीजन्स है, उनकी डेवलपमेंट के लिए आप टैक्सेस को रेज करते हो। क्यों क्यों उनकी उनको डेवलप करने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है, और आप उस फंड को जनरेट करने के लिए किधर से, आप टैक्स के थ्रू आप उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेस का। नेक्स्ट, टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जैसे मैंने भी पहले बताया, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज बर्डन इज borne by the same person on whom it is levied. The ultimate burden of taxation falls on the person on whom the tax is levied. It is based on the income and property of a person. तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, मतलब एक तो टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है, दूसरी चीज है टैक्स लगाया किस पे जा रहा है। अगर एक ही पर्सन है या एक ही कंपनी है जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है, और वही ऑर्गेनाइजेशन या वही इंडिविजुअल उस टैक्स को पे कर रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्स। आसान अगर लैंग्वेज में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस इस तरह से पता कर सकते हैं। ऐसा टैक्स जो मुझे पता लग रहा है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा टैक्स जो मुझे पता ही नहीं चल रहा है मगर मैं उस टैक्स को पे कर रहा हूं, दैट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपको पता है कि हाँ आपने इतनी इनकम जनरेट की है तो आपको वो टैक्स पे करना ही है। गवर्नमेंट ने वो टैक्स आप पर लगाया और आपको ही पे करना है। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर, जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है और जो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, अगर सेम पर्सन है, उसी पर टैक्स लगाया जा रहा है, वही टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो वो टैक्स कैसा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ठीक है, ये सारे टैक्सेस हम लोग आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग ज्यादा कुछ इसको नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस ये जानिए कि अभी ये सारे ऐसे कैसे टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स है, जहां पर क्या किया गया है, जिस पर्सन जिस इंडिविजुअल पर वो टैक्स लगाया गया है उसी ने उस टैक्स को पे किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, indirect tax. An indirect tax is the tax which is initially paid by one individual, but the burden of which is passed over the some other individual who ultimately bears it. Okay, दोनों अलग हो गए यहाँ पर। It is levied on the expenditure of a person. तो यहाँ पर दोनों दोनों इंडिविजुअल अलग हो गए, मतलब लगाया किसी पे गया टैक्स और पेमेंट जो है किसी दूसरे ने किया, पेमेंट किसी एक ने किया और बर्डन दूसरे के ऊपर है। वही इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे जीएसटी। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था कि अगर सपोज मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ, तो मुझसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूलेगी, किससे वसूलेगी, जो सेलर है उससे टैक्स वसूलेगी। तो लगाया किस पे गया, जो वो सेलर है उस पे टैक्स लगाया गया, लेकिन बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर बर्डन आ रहा है, मुझे वो टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल अलग हो गए ने, जिसके जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया और जो टैक्स की पेमेंट कर रहा है। तो इसलिए ये टैक्स कैसा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, वहां पर आपको जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस
आपको पे करना ही पड़ता है। ओके, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों टॉपिक, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप लोग को अटेंडेंस यही मैसेजेस के थ्रू देना है। जब आप जो लेट आए हैं उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब आप एंट्री करते हो मीट में, ठीक है, जब आप मीटिंग में एंट्री करते हो उस समय आपको मैसेजेस पे मैसेज करना है, ठीक है, अपना नाम, रोल नंबर एंड ग्रुप। और जब ये मीटिंग एंड होगी उससे पहले, मतलब ये मीटिंग मेरे ख्याल से जो एंड होगी वो 12:45 पे होगी, तो 12:40 से 12:45 के बीच में आपको वापस फिर से मैसेज करना है एग्जिट का, ठीक है। वहां भी नाम, रोल नंबर एंड ग्रुप, 2 बार मैसेज करने हैं, एक बार एंट्री टाइम पे, एक बार एग्जिट टाइम पे। और एंट्री आपकी 5 मिनट के अंदर, यानी 12 बजे से अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो 12:05, ठीक है, तक हो जानी चाहिए। और एग्जिट आपका 45 पे, उसके पहले भी आपको मैसेज करना है। ओके, और दोनों अटेंडेंस काउंट होगी। अगर दोनों में से एक भी अटेंडेंस मिस हुई तो अटेंडेंस आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 2 बार आपको अटेंडेंस देनी है, एंट्री टाइम पे और एग्जिट टाइम पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टैक्स, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू प्रोपोर्शनल टैक्स, progressive tax, regressive tax, and digressive tax. First, proportional tax. A tax is called proportional when the rate of taxation remain constant as the income of taxpayer increases. तो यहाँ पर टैक्स रेट ऑफ टैक्सेशन कांस्टेंट है, ये एक चीज बताइए यहाँ पर। In this system, all the incomes are taxed at a single uniform rate, irrespective of whether the taxpayer's income is high or low. इससे मतलब नहीं है कि टैक्स पेयर जो है उसकी इनकम हाई है या लो है, उनको एक ही रेट से टैक्स पे करना होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, जहां पर इनकम जब बढ़ती है तो आपको ज्यादा रेट से टैक्स पे करना है, इनकम जब कम होगी आपको कम रेट से टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इंडिया में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, irrespective of whether taxpayers income is high or low, the tax liability increases in absolute terms, but the proportion of income taxed remains the same. ठीक है, proportion क्या होता है, वो सेम होता है। अगर 10% टैक्स है तो मेरी इनकम अगर 10,000 रुपए है, 10,000 है, तो मुझे 1,000 रुपीज टैक्स पे करना है। अगर मेरी इनकम 1,00,000 रुपए है तो मुझे 10,000 रुपए पे करना है। ठीक है, 10,000 रुपए इनकम है तो 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इनकम है तो 10,000 रुपए पे करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रपोर्शन है वो क्या है, वो सेम है, जो रेट है वो सेम है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट जो टर्म है, जो जहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी जो अमाउंट है, ठीक है, वो अलग है। जहाँ 10,000 इनकम है वहां 1,000 रुपए पे करना है, जहाँ 1,00,000 रुपए इनकम है वहां पे 10,000 पे करना है। क्लियर है, लेकिन रेट क्या होगा, सेम होगा। Progressive taxation, when the rate of taxation increases as the taxpayer's income increases, it is called progressive tax. तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आपके टैक्स पेयर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे।
In this system, the rate of tax goes on increasing with every increase in income. ठीक है, तो यहाँ पर कैसा सिस्टम है, जैसे जैसे वही जैसे मैंने बताया, जितना आपके टैक्स इनकम आपकी इंक्रीज होगी बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा हाई रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, रिग्रेसिव टैक्सेशन. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्रेसिव का. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 10,000 10,000 रुपए किसी की इनकम है और किसी की इनकम 1 लाख रुपए है. ठीक है, तो 10,000 है, सपोज उसको 5% जो है टैक्स देना है. ठीक है, उसके लिए जो 10,000 रुपए इनकम का जो स्लैब है वहां पर उनको केवल 5% टैक्स देना है. तो 5% इसका मतलब 500 रुपए उसको देने हैं. लेकिन जिनकी इनकम, सपोज किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, उसको बोला गया कि आपको तो भाई 15% टैक्स देना है क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, तो वो 15,000 रुपए टैक्स पे करेगा. इनकम के हिसाब से यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट, रिग्रेसिव टैक्सेशन. A regressive a regressive tax is one in which the rate of taxation decreases as the taxpayer's income increases. ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वो यहाँ पर ये दिया गया रिग्रेसिव में एक सिस्टम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई भी कंट्री इसको फॉलो करती होगी, कि जिस हिसाब से आपके इनकम ज्यादा होगी उस हिसाब से आपको टैक्स के रेट कम होते चले जाएंगे. A regressive tax is one in which the rate of taxation decreases as the taxpayer's income increases. जैसे जैसे टैक्सपेयर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो रेट है टैक्स का वो कम होता चला जाएगा. Lower income is taxed at a higher rate, whereas higher income is taxed at a lower rate. However, absolute tax liability may increase. इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. वही एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए दो इनकम है. यहाँ पर 10,000 रुपए वाला सपोज 10% से दे रहा है टैक्स, तो उसको 1,000 रुपए पे करना है. और जो 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसको जो है वो 5% केवल टैक्स पे करना है, यानी कि उसको 5,000 रुपए केवल टैक्स पे. तो जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वहां पर तो उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 5,000 रुपए पे करना पड़ रहा है. सपोज ए है, ए की इनकम 10,000 रुपए है, बी की इनकम 1 लाख रुपए है. ए को 10% से टैक्स देना है यानी 1,000 रुपए, बी को टैक्स जो देना है वो 5% से टैक्स देना है यानी कि 5,000 रुपए. 5,000 रुपीज. ओके, क्योंकि 1 लाख रुपए इनकम है, 5% से उसको टैक्स देना, तो 5,000 रुपीज उसको देना है. ठीक है, तो एब्सोल्यूट अगर अमाउंट को बात करें तो इधर बी को ज्यादा पे करना है, लेकिन मैं अगर टैक्स रेट की बात कर रहा हूं तो ए को ज्यादा टैक्स रेट से, हाई टैक्स रेट से पेमेंट करना पड़ रहा है. 10% पे करना पड़ रहा है, बी को 5%. वही चीज यहां पर दी गई. Higher income is taxed at a lower rate. However, absolute tax liability may increase. Okay. Next and last, digressive taxation system. Digressive taxation system, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये टैक्सेशन सिस्टम यहां पर अप्लाई होता है इंडिया में. A tax is called digressive when the rate of progression in taxation does not increase in same proportion. ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से आपका जो भी टैक्सेशन है वो इंक्रीज नहीं होता, जो रेट है टैक्स का वो उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनकम. जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते. इन दिस केस द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट. After that, a uniform rate is charged. Thus, digressive tax is a combination of progressive and proportional taxation. This type of taxation is often used in case of income tax. This is the case of income tax in India as well.
तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि यहाँ पर जो आपकी इनकम जो इंक्रीज हो रही है तो उस प्रोपोर्शन में आपके टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते। यहाँ पर एक लिमिट बता दी जाती है, इस लिमिट में अगर है आप हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना है। किस रेट से देना है वहां भी अलग अलग लिमिट्स बताई गई हैं। ठीक है। अगर मैं इंडिया के इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं तो यहाँ पर अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट क्या है, नील। मतलब कुछ भी आपको पैसे नहीं देने हैं, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख है, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 5% टैक्स देना है। और उसके ऊपर अगर इनकम है 5 to 7.5 लाख तो 10% टैक्स। 7.5 से 10 लाख तो 15%। 10 to 12.5 तो 20%। एंड 12.5 to 15 लाख 25%। एंड एवर 15 लाख 30% टैक्सेस पे करने होते हैं। तो अलग अलग स्लैब दिया गया है, मतलब अलग अलग एक लिमिट तय की गई है, और उस लिमिट में जो भी इंडिविजुअल आ रहे हैं उनको उस रेट से टैक्स पे करना होता है। ठीक है। तो इंडिया का सिस्टम कैसा है, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ का। यहाँ पर जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उस प्रपोर्शन में टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते हैं। ओके। नेक्स्ट, canons of taxation. A good tax system should adhere to certain principles which become its characteristics. A good tax system is therefore based on some principles. Adam Smith has formulated four important principles of taxation. A few more have been suggested by various other economists. These principles, which a good tax system should follow, are called canons of taxation. तो ये कुछ principles है टैक्सेशन के जो एडम स्मिथ ने दिए हुए हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। these are the four canon of taxations, canons of taxations। ये चार principles हैं। कौन कौन से? canon of equalities, canon of equality, canon of certainty, canon of convenience, canon of economy। okay? पहले बात करते हैं canon of equalities की। This states that persons should be taxed according to their ability to pay taxes. This is why this principle is also known as canon of ability. Equality does not mean equal amount of tax, but equality in tax burden. Canon of equality implies a progressive tax system. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कैसा था, जहां पर यह बताया जाता था कि आपके इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी उस रेट से आपके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे, उस प्रोपोर्शन से आपके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे। तो उस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया गया है। और वही चीज बताई गई है कि इक्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर टैक्स देना है, सबको बराबर अमाउंट का टैक्स देना है, नहीं। आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स देना है। और जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स पे करना चाहिए, जिनको सॉरी उनसे लेना चाहिए। ठीक है, जिनकी इनकम कम है उनको उनसे कम टैक्स लेना चाहिए, जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, the tax which each individual is required to pay should be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, and the amount to be paid should be clear to every taxpayer. The application of this principle is beneficial both to the government as well as the taxpayers.
इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो टाइम ऑफ पेमेंट है यानी टैक्स पे करने का टाइम, मैनर किस तरह से पे करना है एंड अमाउंट, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे वो तो गवर्नमेंट हो या फिर टैक्स पेयर हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है ये प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों को क्लियर होता है। टैक्स पेयर को क्लियर होगा अगर कि उनको किस तरह से और कितना अमाउंट कब पे करना है, तो उनके लिए आसान होता है पेमेंट करना, और गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाता है उस टैक्स को टैक्स कलेक्शन करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर चीज पहले से क्लियर करे, किस रेट से उनसे टैक्स लेना है, मोड क्या होगा पेमेंट का, और टाइम क्या हो, लास्ट डेट क्या है पेमेंट की, रिटर्न फाइल करने की, वो सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए। ओके, नेक्स्ट, canon of convenience. According to this canon, the mode and timing of tax payment should be convenient to the taxpayer. तो जो मोड है, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन मोड से भी पेमेंट होता है टैक्स का, तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, जो मोड हो वो कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए। और दूसरी चीज क्या है, टाइमिंग भी, वो भी कन्वीनियंट होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए, जब वो आराम से बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट के, बिना कुछ प्रॉब्लम के वो टैक्स पे कर पाए। उस टाइम पे उसको टैक्स लिया, उस टाइम पर उससे टैक्स लिया जाना चाहिए। इट मीन्स दैट द टैक्सेस should be imposed in such a manner and at a at the time which is most convenient for the taxpayer. For example, Government of India collect the income tax at the time when they receive their salaries. So this principle is also known as the pay as you earn method. द पे एज यू अर्न मेथड, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टैक्स कब कलेक्ट करती है, जब वो इंडिविजुअल सैलरी, जब सैलरी रिसीव कर रहा होता है उस समय। ठीक है, तो उस समय उसके पास भाई पैसे हैं। अभी अगर मंथ एंड में अगर किसी से जाए मांगा जाए पैसे, तो उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने स्टार्टिंग में होंगे। तो उस टाइम उससे टैक्स लिया जाता है जब उसके पास पैसे होते हैं, जब वो सैलरी जो है रिसीव करता है, उस समय उससे टैक्स के लिए टैक्स जो है गवर्नमेंट रिसीव करती है, टैक्स मांगती है, टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कि जब वो कन्वीनियंटली जब उस टैक्स को पे कर सकता है और जिस मोड से वो पे कर सकता है, उसके उस टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग उस टैक्स को कलेक्ट किया जाना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एवरी टैक्स हैज अ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। The canon of economy implies that the cost of tax collection should be minimum. मतलब जब भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन का काम करती है तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं उनके थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, जिस उस कलेक्शन करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि जो canon of economy implies that the cost of tax collection, जो cost of tax collection है, should be minimum, कम से कम होना चाहिए। ओके, तो ये आपके प्रिंसिपल्स थे। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, और ट्यूट क्लास में तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ट्यूट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, अभी भी डिस्कस कर सकते हो, जब भी आपको दिक्कत हो आप इधर अपनी बात को रख सकते हो, बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है। ओके, नेक्स्ट, conclusion. To conclude, we can say that the instrument of taxation is of great significance on increasing the level of economic activity, regressive taxation, जो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, reducing income inequalities, progressive taxation,
ठीक है। प्रोग्रेसिव में क्या होता था, जो जो आपकी इनकम इनइक्वालिटीज है उसको आपको रिड्यूस करता है। ठीक है। कैसे? जिनके पास ज्यादा इनकम है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जिनके पास कम इनकम है उनसे कम टैक्स लिया जा रहा है, जिनके पास बहुत कम इनकम उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से आप इनकम इन इक्वालिटीज को आप कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, प्रोग्रेसिव जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फंड कुड बी री इन्वेस्टेड, मतलब जो भी टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा है, जो उससे फंड रेज हो रहा है, उससे आप री इन्वेस्ट करके आप इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अभी हम लोग ने डिस्कस की हुई है। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स पेमेंट हेल्प रिड्यूस द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जिनके पास इनकम ज्यादा है, जिनके जिनके पास इनकम कम है। ठीक है। तो उस गैप को उस वो रिड्यूस किया जा सकता है टैक्स पेमेंट की हेल्प से, एज इट हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सरप्लस इनकम फ्रॉम द हैव्स and reinvesting them for public welfare. It help these surplus fund to reach the have nots. ठीक है। तो कुल वही सारी चीजें बताई जा रही है जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। जिनके पास इनकम कम है, जिनके पास इनकम ज्यादा है, उनके जो गैप है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, वापस उसको उस पैसे को री इन्वेस्ट किया जा सकता है, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए वो पैसे लगाए जा सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए वो पैसे लगाए जा सकते हैं। जो वीकर सेक्शन है उधर वो पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, उन पर वो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपके ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ सकती है। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। ये आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन बताया है कि व्हाट इज टैक्स, आप उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, टैक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी यही सारे टॉपिक हम लोग आगे के लेक्चर्स में, आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल पेपर है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट इस पेपर पे लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आगे हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो हम लोग अभी क्या थ्योरी वाला पार्ट जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है। इसमें अगर मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ट्यूट क्लास में या अभी या जब भी आप लोग बोलेंगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फोकस हमारा अभी न्यूमेरिकल्स पर ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे। इधर हम लोग जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।